तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 35 तक पढ़ लिया था। एक बार सेक्शन नंबर 31 से 35 को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद अपनी आगे की चीजें आज पढ़ेंगे। ठीक। सेकेंडली मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही कि अब हम मैं इस यूनिट के बाद यूनिट थर्ड की अभी बीच में पॉज दूंगा। पॉज देने का मतलब ये है कि अब मैं जो अपने जून के वो आ रहे हैं एग्जाम, उसके लिए मैं मैराथन वगैरह लाऊंगा, क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन जो बाकी चैप्टर की है वो सब करने वाला हूँ। इसलिए अब जो हमारा जो सितंबर है उसके लिए थोड़ा पॉज रहेगा। आपके 3 चैप्टर मैं करा चुका। जैसे ही मैं इसके जून के एग्जाम से फ्री होंगे फिर आपके लिए बाकी चैप्टर मैं करा दूंगा। कोई उसकी लोड नहीं है, सब हो जाएगा हमारा टाइम पे। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। अपना सेक्शन नंबर 31 हमने को पढ़ा था कल। सेक्शन नंबर 31 में हमने क्या पढ़ा कि जैसे कोई भी पार्टनर आता है, यानी जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है उसके इसमें उसके क्या राइट होते हैं, क्या लाइबिलिटीज होती है। इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। देखिए सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि मान लीजिए एक टाइम लाइन है, टाइम लाइन पे अगर इस डेट पे एडमिट हुआ है तो जिस दिन एडमिट होता है उस दिन से वो लाइबल होता है सारे ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक, ये हम पढ़ चुके थे कि जिस दिन एक पार्टनर आता है फर्म में तो जिस दिन से वो एडमिशन लेता है उस दिन से वो लाइबल होता है। लेकिन अगर वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहे तो हम कहते हैं बिंदास मारो, एकदम तेज से मारना जिससे पूरा पैर फटे। ऐसे नहीं कहते, मतलब हम कहते हैं बिंदास आप पैर पे कुल्हाड़ी खुद के मारना चाह रहे हो तो मारो। तो वो किसी पीरियड की ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब अपने एडमिशन से पहले की ट्रांजेक्शन के लिए भी लाइबल हो सकता है अगर वो खुद से कह रहा है तो। खुद से पैर पे कुल्हाड़ी मारने पे कोई मना नहीं है लॉ के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा था मान लीजिए वो पिछली किसी ट्रांजेक्शन के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास कालू कालू क्या था, क्रेडिटर था। अगर वो किसी पिछली ट्रांजेक्शन के लिए किसी क्रेडिटर के लिए सहमत हो चुका है बचे हुए पार्टनर के साथ कि हाँ मैं इस ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल रहूंगा, तो उसमें क्रेडिटर के पास वो अधिकार नहीं आता कि वो उस बंदे को स्यू कर सके। मतलब क्रेडिटर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, उसके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार बचे हुए पार्टनर के पास होता है। मानिए 4 पार्टनर थे ABCD और कालू के थे 40,000 रुपए। कालू के 40,000 रुपए थे, 4 पार्टनर थे। अब हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में कि पार्टनरशिप में ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबिलिटी होती है। हर एक बंदा ज्वाइंट, सारे बंदे ज्वाइंटली भी है लेकिन हर एक बंदा सेवरली पूरे के पूरे डेब्ट के लिए लाइबल रहता है इन पार्टनरशिप। तो एक कालू गया ए के पास, कालू ने कहा देख मैं औरों को नहीं जानता, मुझे तू 40,000 रुपए दे अभी दे। ए ने मान लीजिए 40,000 रुपए कालू को पे कर दिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि ए के पास अधिकार रहेगा कि वो बचे हुए 2 पार्टनर तो ओल्ड थे बी और सी, और बचे हुए डी डी जो नया पार्टनर आया है उससे भी उसके हिस्से का पैसा ले सके। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था लेकिन ये वाला केस 2 पार्टनर केस में नहीं चलता। 2 पार्टनर केस में क्यों नहीं चलता, क्योंकि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन के पास राइट वगैरह नहीं रह पाएंगे क्रिएटर के, तो क्रिएटर उस केस में नहीं कर पाएगा ये चीजों को एक्सप्लॉइट, या फिर कहे तो इन चीजों को इस्तेमाल क्रिएटर उस केस में नहीं कर पाएगा जब 2 पार्टनर रहेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जब आदमी का रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के 3 केस हैं। रिटायरमेंट 3 तरीके से हो सकता है, ये भी मैं बता चुका। देख लीजिए, रिटायरमेंट मतलब अब उसकी उम्र हो चुकी, तो जब उम्र हो जाती है वो एक उम्र के बाद ये जस्टमेंट में भी आया। हेलो, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। चलिए ठीक है। तो एक उम्र के बाद आदमी नहीं काम कर पाएगा एफिशिएंटली उतना, तो इसलिए उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो एक उम्र के बाद उसको रिटायरमेंट मिलता है। रिटायरमेंट पार्टनरशिप के केस में 3 केस में रिटायरमेंट मिल सकता है। पहला केस है सारे के सारे पार्टनर है, समझो 4 बंदे थे ABCD। 4 बंदे मैं दे चुका था इसका एग्जाम्पल कि ABCD 4 बंदे हैं। अब डी की उम्र हो चुकी है 60+, डी हो चुका है 60+ का। तो ABC चाह रहे हैं कि अब डी को निकाल दिया जाए, यानी कि अब डी को रिटायरमेंट दे दी जाए, क्योंकि अब डी उतने एफिशिएंट नहीं रहे और अब डी को आराम की जरूरत है, ऐसा ABC को लग रहा है। तो ABC आपस में डिसाइड कर लेते हैं और जाके डी के पास जाते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर मेंबर्स या ऑल अदर पार्टनर्स। तो ABC आपस में डिसाइड करके डी के पास जाते हैं। डी से कहते हैं देखो डी, क्या बोलते हैं अपना, अब आपकी उम्र हो चुकी है 60+, तो हम चाह रहे हैं कि आप अब रेस्ट करें और आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करें। आपने काफी साल इस पार्टनरशिप को दे दिए हैं। तो इस केस में क्या होता है, बचे हुए पार्टनर खुद से गए डी के पास और डी को कहा कि हम सब सहमत है कि अब आप पार्टनरशिप से रिटायरमेंट हो जाए। तो पहला केस तो ये है। दूसरा केस है जब डी का एडमिशन हुआ था पार्टनरशिप में, अगर डी ने उस अपने एडमिशन के टाइम पे ही ये बात कही थी कि जैसे ही मेरी एज 60+ होगी मैं अपने आप रिटायरमेंट ले लूंगा। मतलब जो उनका एग्रीमेंट बना था ना, डी के एडमिशन के टाइम जो एग्रीमेंट बना था डी के और बचे हुए पार्टनर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन थी कि जैसी डी की एज 60+ होगी उस केस में रिटायरमेंट लेगा। तो अब डी की एज क्योंकि 60+ हो चुकी है इसलिए अब डी को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय दी पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है उसके बेस पे भी चीजें हो जाती हैं। और ये यहाँ पे और है, यहाँ पे तीनों सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एनी भी कोई सी भी सेटिस्फाई होगी तो भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। तीसरी क्या है,
तीसरा, इसका पहले का रिवर्स केस है। पहले केस में तो पार्टनर गए थे उस डी के पास कि आप रिटायरमेंट ले लो, आपकी एज 60 प्लस हो गई। इस केस में ये डी जा रहा है पार्टनर्स के पास, डी कह रहा है पार्टनर से कि देखो अब मेरी एज 60 प्लस हो चुकी है, तो ये रहा मेरा नोटिस, मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ कि अब मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ। जब एक जो बंदा जो रिटायर होना चाहता है वो बच्चे हुए पार्टनर्स को क्या बोलते हैं रिटर्न में विलिंग नोटिस देता है, उस केस में ये थर्ड वाले केस में आ जाता है, एट विल। जब पार्टनरशिप एट विल हो और पार्टनर अपने आप रिटर्न नोटिस दे बचे हुए पार्टनर्स को कि वो रिटायर होना चाह रहा है, तो इस केस में डी खुद से जाकर ए और बी और सी से कह रहा है कि देखो ए बी सी, मैं तुमसे सीनियर हूँ, मेरी 60 प्लस हो चुकी है, अब मैं उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा, मुझे अब आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, तो कृपया कर मुझे रिटायरमेंट की कर इजाजत दो। क्योंकि रिटायरमेंट सारे पार्टनर्स की मर्जी से ही होगा, किसी एक पार्टनर की मर्जी से रिटायरमेंट नहीं होता। रिटायरमेंट करना है तो सारे के सारे पार्टनर्स की सहमति लगेगी। अब देखते हैं आगे। A retiring partner may be discharge any liability to the third party for the act firm deemed before। देखो समझो, इसमें भी एक टाइमलाइन, मान लीजिए भाई इस डेट पर रिटायर हुआ, तो क्या रिटायरमेंट की डेट पे आदमी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है? नहीं, पार्टनर अपनी लाइबिलिटी से जब तक डिस्चार्ज नहीं होता, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, जब तक वो पब्लिकली चीख चीख के नहीं कहता कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इट्स नाउ ओवर, तब तक वो रिटायरमेंट नहीं मानता। मतलब उसे ये नहीं मानता है आउटसाइडर कि ये रिटायर हो चुका है, जबकि एक्चुअली में वो रिटायर हो चुका है। उस केस में उसे लायबल मानते हैं। लेकिन तो मान लीजिए पब्लिक नोटिस दिया इस डेट को, तो इस डेट के बाद की ट्रांजेक्शन के लिए तो लायबल नहीं रहेगा, लेकिन इस डेट से पहले ट्रांजेक्शन के लिए तो लायबल रहेगा जनरली। लेकिन अगर वो चाहे, अगर वो पार्टनर चाहे तो बचे हुए पार्टनर से जाके कह सकता है कि देखो यार मैं ये ट्रांजेक्शन है इस डेट पे, लेकिन मैं अब इस ट्रांजेक्शन के लिए लाइबिलिटी नहीं रहना चाह रहा, क्योंकि भाई देखो मेरी एज हो चुकी, मुझसे लाइबिलिटी वगैरह का सिस्टम अब नहीं देखे जा रहा है, अब तुम देखना बचे हुए पार्टनर। बचे हुए पार्टनर ने कहा ठीक है, हाँ हम आपकी बात समझ रहे हैं कि अब आपकी एज है, आपसे डेब्ट वगैरह नहीं संभल रहा है, तो हम मानते हैं उस चीज को, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे अधिकार में नहीं है। तो फिर डी ने कहा कि किसके अधिकार में है कि मेरे रिटायरमेंट से पहले की डेट की किसी ट्रांजेक्शन के लिए मेरी लाइबिलिटी ना खत्म कर दे, रिवोक कर दे, ये किसका अधिकार में है? तो ए बी सी ने कहा कि ये आपके क्रेडिटर के अधिकार में है, जिसका पैसा है वही आपको इस लाइबिलिटी से मुक्त कर सकता है। तो डी गया क्रेडिटर के पास, कालू के पास गया डी। डी ने कालू से कहा, कालू बॉस, कहा डी ने कालू से कहा, कालू देखो मेरी ये 60 प्लस हो गई है, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मुझे कोई झिकझिक नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ घूमने, अब मुझे शांति की लाइफ चाहिए, तो मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि आपकी ट्रांजेक्शन थी ये, जब मैं पार्टनर था, जब की ट्रांजेक्शन है, इसलिए मैं इसके लिए लायबल तो हूँ, लेकिन आप कृपया कर मुझे इस लाइबिलिटी से मुक्त करिए, ये लाइबिलिटी को आप मुझे रिवोक करिए, या फिर कहें तो आप मुझे इस लाइबिलिटी से क्या बोलते हैं अपना डिस्चार्ज करिए, डिस्चार्ज कर दीजिए आप मुझे इस लाइबिलिटी से, क्योंकि मैं अब लोड नहीं लेना चाह रहा। कालू पे कुछ इंपैक्ट आएगा? अगर कालू डी को डिस्चार्ज कर देगा तो कालू पे कुछ इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सेवरली लाइबिलिटी भी है, ज्वाइंटली तो है, ज्वाइंटली हो, खाली ज्वाइंटली होती तो इंपैक्ट आता कि भाई पहले 3 बंदे देते अब 4 बंदे देंगे, लेकिन सेवरली भी लाइबिलिटी है कि कालू कहेगा चलो तुम नहीं दोगे, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, मेरे पास तो अधिकार है, मैं तीनों में से किसी से पूरे का पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता हूँ, अब बाद में भेजाना है उनको किस रेशियो में किसका क्या करना है, मेरे पे तो कोई लोड नहीं है। तो क्रेडिटर कहेगा ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, जाओ मौज करो, जाओ जाओ डी जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, ऐसा कहेगा कालू। तो ये हो गया था केस। उसके बाद एक और चीज बता चुका, देखो मैं, मान लीजिए ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में इस डेट पे हुआ है रिटायर, ये है रिटायरमेंट की डेट, तो रिटायर, अरे ये है पब्लिक नोटिस की डेट, पब्लिक नोटिस मतलब पब्लिक को चिंगार चिंगार के बताया कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इट्स नाउ ओवर। तो लाइबिलिटी से डिस्चार्ज किस डेट के ट्रांजेक्शन के बाद होगा? कोई भी रिटायरिंग पार्टनर किस डेट के बाद होता है? जिस दिन वो पब्लिक नोटिस दे। हमने माइनर के केस में भी सेम प्रोविजन पढ़ा था कि माइनर जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता, और अगर वो मेजर होने के 6 महीने के विदिन बता चुका है फर्म को कि वो हाँ अब कंटिन्यू करेगा, या फिर वो कह चुका है कि अब कंटिन्यू नहीं करेगा, मान लीजिए उस माइनर ने 6 महीने के विदिन कहा, जैसे वो 80 प्लस का हुआ, 80 प्लस का बर्थडे बनाया उसने अपना, उसके बाद वो 6 महीने के अंदर फर्म के पास चला गया, फर्म से कहा कि नाउ इट्स ओवर, अब हमारा लेट्स ब्रेकअप, अब हमारा मामला खत्म है, अब मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना। उसने फर्म से तो बता दिया, लेकिन उसने पब्लिकली नहीं बताया, तो जब तक वो पब्लिकली नहीं बताता है तब तक के ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल रहता है। एंड एडिशनल एक चीज और है वहाँ पार्टनरशिप में, जैसे ही वो माइनर मेजर बनता है, और अगर वो कह देता है कि हाँ मैं पार्टनरशिप में आपके पार्टनर की तरह रहना चाह रहा हूँ, उस केस में उस मेजर पार्टनर को, उस मेजर पार्टनर को ऑर्डिनरी पार्टनर के शूज में डाल दिया जाता है। मतलब जैसे एक ऑर्डिनरी पार्टनर की जो भूमिका होती है, ऑर्डिनरी पार्टनर अपने एडमिशन से सारी ट्रांजेक्शन के लायबल होता है ना, इसी तरीके से वो जो कभी माइनर था मेजर हो चुका, तो वो जैसी मेजोरिटी होने के बाद अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो उन ट्रांजेक्शन के लिए भी लायबल बन जाता है जो उसके माइनर होने के टाइम पे हुई थी। इसके बाद अब देखते हैं आगे, लीगल कंसिक्वेंस ऑफ पार्टनर कमिंग एंड आउट गोइंग।
ये चल रहा है ना अपना मेन 31 से 35 हमारा सेक्शन नंबर 32 रिटायरिंग पार्टनर, यही वही चल रहा है। ये केस था अपना विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका। फिर साथ इसमें क्या हुआ था, जनरली एडमिशन रिटायरमेंट के टाइप के बाद कोई भी पार्टनर की एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, अगर ये तीन केस होते हैं उस केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। किसी पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट में उनके नहीं लिखा, अगर उनके एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा तो उस केस में कि उसके एग्रीमेंट में क्या नहीं लिखा, उनके एग्रीमेंट में अगर ये नहीं लिखा कि पार्टनरशिप के पार्टनर के मरने से, बदलने से या फिर रिटायर होने से पार्टनरशिप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर ये लाइन उनकी डीड के अंदर नहीं लिखी, तो उस केस में अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है या डेथ होती है तो उस केस में डिसोल्यूशन होता है, ओल्ड फर्म का नई फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। ठीक, तो वही इनके केस में था। इनके केस में क्या था, इन्होंने अपनी डीड के अंदर ये लिख रखा था कि हमारे पार्टनर्स के आने जाने या मरने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फर्म के ऊपर, तो अब इस केस में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक और चीज पढ़ी थी हमने, मानिए एक बंदा था डी, डी पार्टनर भी था और डी इसी पार्टनरशिप फर्म की जो बिल्डिंग थी इसी बिल्डिंग में एक किराए पे रहता था। डी पार्टनर भी था और पार्टनरशिप की जो प्रीमाइसेस थी जहां पे वो एज ए टेनेंट की भूमिका, मतलब ऐसा किराएदार रह रहा था, तो क्या उसके इस पार्टनरशिप को छोड़ के जाने से उसके टेनेंसी राइट पे कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा। उसके टेनेंसी राइट सेम ही रहेंगे, मतलब वो पहले भी किराएदार था तो अब भी किराएदार रहेगा। अगर मान लीजिए उसने एडवांस में 1 महीने का पेमेंट कर रखा था, उसका क्या बोलते हैं अपना रूम का रेंट दे रखा था, एडवांस रेंट का पेमेंट कर दिया था उसने, अब वो पार्टनरशिप से निकल गया तो उसे ये नहीं कि पार्टनर उसके बिल्डिंग से भी धक्के मार के निकाल देंगे, नहीं, उसका पास रेंट दे रखा है, रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, तो अभी वो उस जगह रहेगा, उस बिल्डिंग में रहेगा, भले ही वो बिल्डिंग सेम प्रीमाइसेस में क्यों ना हो, ये कह रहा है। उसके बाद एक्सपल्शन मतलब हकाला निकाला, धक्के मार के निकालना। कब कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को धक्के मार के निकाल सकता है पार्टनरशिप फर्म से बाहर? इसके 3 केस हैं, यहाँ पे ऑल है, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो निकालना माना जाएगा कि हाँ सही तरीके वैलिडली निकाला है, वरना आप इन 3 कंडीशन में से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करी तो उस केस में आप किसी पार्टनर को नहीं निकाल सकते अपनी इच्छा से। देखिए सबसे पहला क्या है, उनके कॉन्टैक्ट में लिखा होना चाहिए कि हम किसी भी चाहे तो किसी भी पार्टनर को निकाल सकते हैं। जब उन्होंने डीड वगैरह बनाई होगी उसके अंदर ये चीज लिखी हुई होनी चाहिए कि जो भी पार्टनर आएगा उसको निकालने की पावर है बचे हुए पार्टनर्स के पास, ऐसा डीड के अंदर लिखा होना चाहिए, पहली चीज। साथ में जो जो जितने भी पार्टनर उस टाइम पे मौजूद है पार्टनरशिप फर्म में, उसमें से मेजोरिटी पार्टनर ये कहने चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये बंदा ठीक नहीं है, इसको निकालो। मान लीजिए 4 पार्टनर है तो 4 में से 3 की मेजोरिटी लगेगी, यानी कि 3/4 की मेजोरिटी लगेगी। मेजोरिटी तो जब भी आएगी जब 4 में से 3 कहेंगे कि हाँ ये इसको निकालो या इसको नहीं निकालो, तभी होती है मेजोरिटी। तो मान लीजिए 4 में 3 ने कहा बिल्कुल ये बंदा बेकार है, इसको निकालो, तो निकाल देंगे? नहीं। अभी एक चीज और देखेंगे, लास्टली इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आते हैं गुड फेथ में। गुड फेथ की क्या कंडीशन है? गुड फेथ की फर्दर 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी माना जाएगा कि गुड फेथ में था। ठीक, क्या द एक्सपल्शन मस्ट बी इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में तुम निकालना। कोई चीज ऐसी है जो पार्टनरशिप को वो नुकसान दे रहा था, पार्टनर पार्टनरशिप के इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा था, तभी उसको निकालना। ये नहीं कि अपनी पर्सनल लड़ाई हो गई तो अपनी पर्सनल लड़ाई में किसी पार्टनर को बाहर निकाल दोगे, नहीं निकाल सकते। एग्रीमेंट में भी लिखा हो मेजोरिटी भी ले लो फिर भी नहीं निकाल सकते। सिर्फ बिजनेस का इंटरेस्ट अगर हैम्पर कर रहा है, वो पार्टनर बिजनेस के इंटरेस्ट को नुकसान कर रहा है, तो उस केस में ही आप उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, द पार्टनर बी एक्सप्रेस द पार्टनर टू बी एक्सपायर्ड, जिस पार्टनर को आप धक्के मार के निकालने वाले हो उसको एक पहले नोटिस दे दो। ये ऑल कंडीशन ये सारी सेटिस्फाई करनी जरूरी है जब भी गुड फेथ होगा। ये काहे के लिए है? गुड फेथ के लिए। जीएफ, ये वो वाली जीएफ नहीं रहे बाबा, गुड फेथ। तो गुड फेथ का क्या कह रहा है, देखो गुड फेथ बनाने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इस सेक्शन के लिए। अलग अलग सेक्शन में गुड फेथ की अलग डेफिनेशन होती है, इस सेक्शन के लिए गुड फेथ की डेफिनेशन ये है कि अगर ये 3 चीज सेटिस्फाई हुई तभी कोई माना जाएगा गुड फेथ में हुई है एक्सपल्शन, यानी गुड फेथ में निकाला गया है। पहला क्या है, अपना पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में निकालना, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं। मतलब पार्टनरशिप को बंदा कुछ नुकसान दे रहा था या उस बंदे के निकलने से पार्टनरशिप को कुछ फायदा है तभी उसको निकालना। दूसरा, उसको निकालने से पहले एक बार नोटिस दे देना कि भाई हम तेरे को निकालने जा रहे हैं। एंड लास्टली, उससे को एक अपॉर्चुनिटी देना, उसको सुनवाई का एक अधिकार देना कि वो आपको आके बता सके कि उसने कुछ गलत नहीं करा या उसके रहने से पार्टनरशिप को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, पहली क्या है कि आपको पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट में निकालना है, खुद का बेनिफिट नहीं देखना। दूसरा है कि आपको उसे एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपको निकालने वाले हैं। और तीसरा, उसे एक सुनवाई का अधिकार देना पड़ेगा कि आप आके अपनी बात रखिए। अगर ये 3 सेटिस्फाई हुई तो होगा गुड फेथ, लेकिन खाली गुड फेथ से काम नहीं चलेगा, ये गुड फेथ के अलावा ऊपर की 2 कंडीशन भी होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन क्या है कि एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि कोई भी पार्टनर को निकाला जा सकता है। उसके बाद साथ में
मेजोरिटी पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ इसको निकाल दो, ये बेकार बंदा है, और तीसरा वो गुड फेयर में निकालना चाहिए, तो निकल सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी केस में निकालोगे तो वो केस बन जाएगा नल एंड वॉइड, यानी कि यह माना जाएगा कि इलीगल है, या फिर कहें तो ये जब से आपने निकाला है तब से गलत निकाला है, तो उस केस पे आप नहीं निकाल सकते। ठीक, तो ये एक्सपल्शन का मैं एग्जांपल ही दे चुका। ए बी सी 3 पार्टनर थे, इसमें एक ही वाइफ और बी वाइफ वगैरह सब लड़ाई चलती ज्यादा ही करती हैं कुछ, मैं कुछ नहीं बोला। तो ए की वाइफ एंड बी की वाइफ में आपस में लड़ाई होगी, मॉल गई थी, मॉल में जाके दोनों ने एक दूसरे की तरफ बर्तन फेंक फेंक के मार दिए, एक दूसरे के सिर फोड़ दिए। अब एक गया घर शाम को इवनिंग में, एक ही वाइफ ने कहा या तो बी रहेगा या मैं रहूंगी। ये कह रहा है ये क्या बात हुई, बी की वाइफ कह रही यही है, इट्स माई चॉइस, इट्स हर चॉइस। तो उन्होंने कहा या तो ए रहे, ए पार्टनर बी पार्टनरशिप फर्म में रहेगा या फिर मैं। तो उस केस में कहा बी ए की मजबूरी, ए गया पार्टनरशिप फर्म में अगले दिन। 3 पार्टनर थे एबीसी, अब बी को तो निकालना ही है, तो ए सी के पास गए, सी ने सी से कहा देखो ऐसे ऐसे ये जब केस हो चुका है, अब आपको निकलवाना पड़ेगा इसको, इस पार्टनर को। सी ने कहा ठीक है आपकी पर्सनल मजबूरी है, मैं समझता हूँ, तो मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। एग्रीमेंट देखा उन्होंने अपना कि हमारे एग्रीमेंट में ये लाइन लिखी है कि नहीं कोई पार्टनर निकाल सकता है या नहीं। एग्रीमेंट पढ़ा जब तो उसमें देखा कि हाँ ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि मेजोरिटी, तो ना 3 है तो 3 में से हम, तू राजी है मैं राजी हूँ, भाई भाई राजी है, 3 में से 2 राजी है, तो बिल्कुल दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। फाइनल कंडीशन थी गुड फेथ। गुड फेथ की पहली जो कंडीशन है कि वो बिजनेस के इंटरेस्ट में निकलना चाहिए, वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। नोटिस वगैरह तो दे दिया था उन्होंने और सुनवाई का अधिकार भी देते, लेकिन बात वो है ना कि वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी जो हमने पढ़ी थी ये ट्री में पहली, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कि वे क्या बोलते हैं अपना, वे अपने गुड फेथ में नहीं थे, अब बिजनेस के गुड फेथ में नहीं थी, वे अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे थे ना कि बिजनेस का इंटरेस्ट। तो इसलिए ये वाला वैलिड नहीं माना जाएगा एक्सपल्शन। ठीक है ना, ये हो चुका। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर को दिवालिया कहेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा समझिए। इंसॉल्वेंसी मतलब कोई पार्टनर, एक पार्टनर था डी न सी, एक पार्टनर था सी, सी माने क्यूट, क्यूट पार्टनर था, क्यूट गया कोर्ट में, क्यूट ने कोर्ट से कहा जज साहब मेरे पास कोई पर्सनल एसेट नहीं रही, कुछ पैसा वगैरह नहीं रहा मेरे पे, आप मुझे दिवालिया घोषित करो। दिवालिया घोषित होने के बाद उस बंदे से कोई ना बैंक कुछ रिकवर कर सकता है ना कोई बंदा से कुछ फोर्स कर सकता है, ऐसा होता है इंसॉल्वेंसी का मतलब। तो ये गया कोर्ट में, कोर्ट में चलिए केस, कोई कोर्ट का केस एकदम नहीं आता, टाइम लगता है, तो कोर्ट में केस ये मान लीजिए ये गया 10 मार्च को, ये गया था 10 मार्च को, एंड कोर्ट ने अपना केस अपना डिसीजन दिया कि हाँ आप दिवालिया हो, ये मानिए 20 अप्रैल को। कोर्ट ने कहा 20 अप्रैल को कि हाँ बिल्कुल आप दिवालिया हो चुकी हो घोषित। अब एक बात बताइए, ये पार्टनर, क्योंकि ये पार्टनरशिप में तो पार्टनर था, दो चीज होंगी यहाँ से, देखो एक तो ये पार्टनरशिप में पार्टनर है, तो ये बताइए किस दिन की ट्रांजेक्शन के बाद के लिए लाइबल नहीं होना चाहिए, 10 मार्च के लिए या 20 अप्रैल के लिए। सिंपली 20 अप्रैल के लिए, क्योंकि उसी दिन तो दिवालिया घोषित हुआ है ना भाई। 10 मार्च को तो कोर्ट में अप्लाई करा, अप्लाई करने से कोई ना प्रूफ होता है, जब तक जज ऑनरेबल जज साहब डिसीजन ना दे जब तक कोई चीज एक्टिव नहीं होती लॉ के अंदर। तो क्योंकि जब अभी जज साहब का डिसीजन ही 20 अप्रैल को आया, तो 20 अप्रैल से पहले की ट्रांजेक्शन के लिए तो वो सोलवेंट था, इंसॉल्वेंट 20 अप्रैल को माना जाएगा, तो 20 अप्रैल से पहले की ट्रांजेक्शन के लिए वो लाइबल रहेगा, 20 अप्रैल की बाद की ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल नहीं रहेगा, सीधी बात। अब क्योंकि 20 अप्रैल के बाद उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, और हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर है हर पार्टनर की सेवरली लाइबिलिटी होती है, सेवरली, कि हर पार्टनर सेवरली भी लाइबल होता है थर्ड पार्टी के लिए अनलिमिटेड अमाउंट के लिए। अब ये तो लाइबिलिटी खत्म हो गई इसकी, क्योंकि इंसॉल्वेंसी का तो मतलब ये है कि आप किसी के टुवर्ड्स लाइबल ही नहीं रहते अगर आप इंसॉल्वेंट घोषित हो गए। तो ये सेवरली लाइबिलिटी वाला जो केस था ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सेवरली आप लाइबल बन ही नहीं पाएंगे अब, क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो इसलिए अब आपको पार्टनरशिप छोड़नी पड़ेगी, अब आपको पार्टनरशिप छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब आप कैपेबल टू कॉन्टैक्ट नहीं रहे, या कहें तो आप कैपेबल टू मीट लाइबिलिटी नहीं रहे, कि आप थर्ड पर्सन के लिए लाइबल ही नहीं रहोगे, तो आप पार्टनर किस तरीके से रह लोगे भाई, क्योंकि पार्टनर्स में ये होता है कि हर एक पार्टनर सेवरली लाइबल होता है अनलिमिटेड अमाउंट के लिए। तो इस केस में आप नहीं रह पाओगे अगर आप इंसॉल्वेंट बन चुके हो तो ये 2 पॉइंट थे। एक तो आपकी लाइबिलिटी कब से खत्म होगी, जिस दिन से कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उसी दिन से आप पार्टनर भी नहीं रह पाओगे, ये हमने पढ़ा था इंसॉल्वेंसी का केस। अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब लाइबिलिटी डिसीज पार्टनर कि जो पार्टनर मर चुका उसकी स्टेट की क्या लाइबिलिटी होती है, सेक्शन नंबर 35 था। ऑर्डिनरी द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी कोई पार्टनर मरता है तो पार्टनरशिप फर्म का क्या डिसोल्यूशन होता है, सबको पता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो बार बार ये की लाइन बोलता है इसको काट देना, मैं बता चुका। पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का इम्पैक्ट पार्टनरशिप फर्म पर पड़ता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होने के बाद किसी भी पार्टनर की, उस केस में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है, नई पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ती है।
लेकिन एक्सपल्सन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर किसी बंदे को धक्के मार के निकाल लिया तो उस केस में पार्टनरशिप बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती पुरानी वाली। एडिशनली अगर एग्रीमेंट में कोई चीज लिखी है, एग्रीमेंट में लिखा है कि एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म पे, तो नहीं पड़ेगा, फिर वो पुरानी पार्टनरशिप फर्म ही चलेगी, उसे डिसॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। तो वही चीज ये बार बार कह रहा है। इन ऑर्डर टू स्टेट ऑफ अ डिसीज पार्टनर मे बी एब्सॉर्ब फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ फर्म, इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव नोटिस टू अदर पब्लिक, नोटिस टू इधर पब्लिक और दी। देखो समझो, हमने एक और चीज पढ़ी थी, ये मान लीजिए इस डेट को है इसकी डेथ, हमने पढ़ा था कि कोई भी बंदा अपने रिटायरमेंट या अपने एक्सपल्शन की डेट के, अपने रिटायरमेंट की डेट के बाद तब तक लाइबल रहता है जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता। हम पढ़ चुके कि कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होगा तो वो अपनी रिटायरमेंट की डेट के बाद भी लाइबल रहेगा जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक बंदा मर चुका तो वो पब्लिक नोटिस देगा कैसे? स्वर्ग लोक से कैसा स्पीकर लगाएगा, या आप कहें तो बोलो डेड बॉडी है, डेड बॉडी कैसे कहेगी पब्लिक से? ये बताओ, जब डेड बॉडी है तो वो कैसे कहेगी कि अब मैं नहीं रहूंगा पार्टनरशिप फर्म में? स्वर्ग लोक से तो कहेगा नहीं आके, या आप तो जाओगे नहीं उससे कि हाँ भाई मेरा उधार दे दे, पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। तो इसलिए कहा कि इस केस में ये पब्लिक नोटिस वाली बात देखना इलॉजिकल रहेगा। इस केस में आप पब्लिक नोटिस नहीं लिवा सकते, क्योंकि जो बंदा मर चुका वो कैसे किसी को कोई नोटिस दे सकता है? कैसे किसी को चिंगार चिंगार के कह सकता है कि अब मैं नहीं रहा? क्योंकि वो तो असलियत में ही नहीं रहा, उसका तो आरआईपी हो गया। अब उसका खुद का आरआईपी हो गया तो वो आपको नोटिस कहाँ से दे? तो ये इसलिए कहा है कि इस केस में जैसी किसी की डेथ होती है वो जब ही डिस्चार्ज हो जाता है आने वाली ट्रांजेक्शन के लिए, उसको नोटिस वगैरह देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दे ही नहीं पाएगा नोटिस वगैरह। ठीक है ना। इसके बाद अब अगला आज से सेक्शन नंबर 36 कहता है राइट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर टू द कैरिंग बिजनेस ऑन कंप्यूटिंग बिजनेस। क्या कह रहा है देखो समझो, ये एक फर्म थी, इस फर्म में पार्टनर था डी। इस फर्म का काम था खिलौने बनाना, खिलौने। डी ने कहा मैं इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ। डी चला गया, रिटायरमेंट ले चुका, और अब डी ने एक न्यू फर्म बनाना चाह रहा है, और न्यू फर्म का भी में वो क्या बनाएगा, वो भी खिलौने बनाना चाह रहा है। तो कैसा कर सकता है? हाँ, एक आउटगोइंग पार्टनर के पास अधिकार है कि वो सेम नेचर की बिजनेस कर सकता है, बस उसे कुछ चीजों का पालन करना पड़ता है। एक आउटगोइंग पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो जिस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के गया, जो उसके बिजनेस का नेचर था या जो बिजनेस वो कर रहा था, वही बिजनेस वो अपनी नई फर्म में भी कर सकता है। यानी कि जो ओल्ड फर्म का बिजनेस था, जिस बिजनेस को वो पार्टनर छोड़ के गया, वो अपनी एक नई फर्म बना के सेम बिजनेस कर सकता है, सिमिलर बिजनेस कर सकता है। लेकिन उसे 3 केस में नहीं कर पाएगा। जनरली कर पाएगा, लेकिन इन 3 केस में वो ये नहीं कर पाएगा। मतलब इन 3 केस में रिटायरिंग पार्टनर एक नई फर्म बना के सिमिलर बिजनेस नहीं कर पाएगा। सिंपल वर्ड्स में ये मानिए, an outgoing partner may carry on a business competing with the firm and he may अरे यार advertise such business but subject to the contract of the contrary he may not। लेकिन वो इन 3 केस में नहीं कर पाएगा, वही मैं बता चुका। जनरली केस में क्या होता है, मान लीजिए कोई पार्टनर था पार्टनरशिप फर्म में, वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाएगा, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो नई पार्टनरशिप फर्म बनाए और नई पार्टनरशिप फर्म में वही बिजनेस करे जो वो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में करता था। लेकिन ये अधिकार वो 3 केस में अपना नहीं कर सकता, इस अधिकार को वो 3 केस में इस्तेमाल नहीं कर सकता। कौन कौन से 3 केस हैं? पहला तो क्या है, वो फर्म के सेम नेम पे बिजनेस नहीं कर सकता। मान लीजिए इस वाली फर्म का नेम था खिलौना किंग, तो वो खिलौना किंग ही के नाम से नहीं चला सकता, मतलब वो सिमिलर नेम नहीं रख सकता अपनी नई पार्टनरशिप फर्म का। पहला केस आपको समझ में आ गया। दूसरा केस है रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म और सोलिसिट द कस्टमर ऑफ द पार्ट। देखो समझो इसमें क्या, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि अब वो अभी भी वो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। समझिए कैसे, खिलौने बनाएगा, प्लास्टिक लाएगा, प्लास्टिक से खिलौने बनाएगा ना, तो प्लास्टिक लेने जाएगा सप्लायर के पास। जब वो सप्लायर के पास जा रहा है रॉ मटेरियल के, तो वो सप्लायर से ये नहीं कह सकता कि मैं उस फर्म के बिहाफ में आया हूँ, मैं ओल्ड फर्म के बिहाफ में आया हूँ। उसे सप्लायर को अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं अब नई फर्म के बिहाफ में खिलौने खरीदने, वो प्लास्टिक खरीदने आया हूँ जिस प्लास्टिक से हम खिलौने बनाएंगे। तो उसे अपने आप को जब भी वो अब रिप्रेजेंट करेगा तो अब नई फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट करेगा, ना कि ओल्ड फर्म का पार्टनर। ऐसा क्यों? क्योंकि ओल्ड फर्म की अपनी रेपुटेशन होगी, अपनी गुडविल होगी, तो वो ओल्ड फर्म की गुडविल का इस्तेमाल नहीं कर सकता अपनी नई फर्म के अंदर। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अगर वो खिलौने के लिए प्लास्टिक लेने जाएगा, क्योंकि खिलौने प्लास्टिक के बनते हैं मेजरली, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अब इस पार्टनर को अपने खुद के नाम से जाना पड़ेगा, खुद की फर्म का नाम देना पड़ेगा, वो ओल्ड फर्म का नाम नहीं दे सकता। एंड लास्टली
वो ओल्ड फर्म के पार्टनर को सोलिसिट नहीं करता, वो ओल्ड फर्म के पार्टनर को सोलिसिट नहीं कर सकता। यानी कि जो इस फर्म के खिलौनों के जो परचेजर होंगे या जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनसे वो सोलिसिट नहीं कर सकता, या इस फर्म के खिलौनों के जो कस्टमर हैं डायरेक्टली उनको सोलिसिट नहीं कर सकता। लेकिन ये सब तीन कंडीशन तो जनरली नहीं कर सकता एक पार्टनर, लेकिन कर पाएगा अगर उसने कॉन्टैक्ट बना रखा है। तो अगर उसने ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्टैक्ट ये बना दिया कि हाँ मैं तुम्हारे नाम पे ही करूंगा, और ओल्ड पार्टनरशिप फर्म एग्री है उस चीज के लिए, तो कर पाएगा। ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर से कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं भी खिलौने की करना चाह रहा हूँ और तुम्हारे नाम पे करना चाह रहा हूँ, अगर वे सहमत हैं, कॉन्टैक्ट में एंटर हो चुके तो कर सकता है। या फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल करूंगा तो कर सकता है। या फिर कह दे वे कि बोलते अपना आपके कस्टमर को ही मैं सोलिसिट कर सकता हूँ, मेरे मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में कर पाएगा। मतलब एग्रीमेंट में अगर कुछ नहीं लिखा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में तीन कंडीशन नहीं कर पाएगा कोई भी आउटगोइंग पार्टनर। अगर एग्रीमेंट नहीं है उस केस में आउटगोइंग पार्टनर ना तो उस पुरानी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे अपनी बिजनेस चला पाएगा, ना ही उसके नाम पे कोई व्यवहार कर पाएगा, कोई ट्रांजेक्शन कर पाएगा किसी थर्ड पार्टी के साथ, और ना ही वो उसके क्लाइंट को सोलिसिट कर पाएगा, यानी कि उसके क्लाइंट के को सेल्स या परचेस कर पाएगा। ठीक, इसे ही कहते हैं एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आ जाता है, नहीं पढ़ा तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे कि ए पार्टनर में बी मेड एन एग्रीमेंट विद हिज पार्टनरशिप विद एन ऑन सीजिंग ऑफ द पार्टनरशिप ही विल नॉट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सिमिलर टू दी विद इन स्पेसिफाइड पीरियड एंड विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। कैसा एग्रीमेंट बनता है जगह समझिए। जब आप आर्टिकलशिप पर जाओगे, अपना फाउंडेशन क्लियर करोगे अच्छे नंबरों के साथ, उसके बाद इंटरमीडिएट क्लियर करोगे, देन आप आर्टिकलशिप पर जाओगे, तो आपके प्रिंसिपल आपके साथ एग्रीमेंट बना लेते हैं कि देखो जहाँ मेरी ऑफिस है, इससे 20 किलोमीटर के अंदर के जितने भी मेरे क्लाइंट होंगे आप इसे सोलिसिट नहीं कर सकते, आप उन्हें सोलिसिट नहीं कर सकते। कब तक? आपकी फर्म स्टैब्लिश होने के बाद, या ये आपकी जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आर्टिकलशिप पूरी होने के 10 साल तक, या आपके फाइनल पेपर पूरे होने के 10 साल तक वो कुछ भी कर सकता है। मतलब एक फिक्स पीरियड भी बताना पड़ेगा, एक फिक्स एरिया भी बताना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पूरी दुनिया में ही कहीं नहीं कर सकते प्रैक्टिस। ये कह सकता है कि आप जहाँ मेरी ऑफिस है वहां से 10 किलोमीटर तक अगले 10 साल तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। रेस्टेंट टू ट्रेड के एग्रीमेंट वैलिड होते हैं, बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 बेसिकली क्या कह रहा है? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर केसेस इन सर्टेन केसेस ऑफ शेयर ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। देखो समझो, मान लीजिए एक पार्टनर क्या बोलते रिटायर हो गया, या एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक पार्टनर रिटायर हो गया या एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो इस केस में क्या होगा? जस्ट अ मिनट। जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है या एक पार्टनर की डेथ होती है, तो उस केस में क्या होता है, उसे उसके हिस्से की एसेट में शेयर मिलता है। जब रिटायरमेंट होगा या डेथ होगी, तो जो पार्टनरशिप फर्म की एसेट है उसमें जो उसकी हिस्सेदारी है, उसके हिस्से की उसे शेयर मिलता है। लेकिन मानिए एक पार्टनर की डेथ भी हो चुकी या एक पार्टनर रिटायर भी हो चुका और उसके बावजूद उसको उसके हिस्से की एसेट में शेयर नहीं मिला, उस केस में अगर रिटायरमेंट की डेट के बाद भी फर्म को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में भी उसकी हिस्सेदारी रहती है। क्यों रह रही है हिस्सेदारी? क्योंकि अभी उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ, अभी उसके हिस्से के फाइनल पैसे नहीं मिले, जो उसे एसेट के हिस्से का शेयर मिलना था वो फाइनली नहीं मिला। जस्ट अ मिनट। अब क्योंकि उसे उसके हिस्से का फाइनल पेमेंट, पूरा पेमेंट नहीं मिला, इसलिए उसके पास एक राइट रहता है, उसके पास एक अधिकार रहता है कि वो चाहे तो चाहे क्या, वो मिलेगा ही, वो अपने हिस्से का प्रॉफिट मांग सकता है अपने रिटायरमेंट या अपने डेथ की ट्रांजेक्शन के बाद। रिटायरमेंट के बाद तो वो खुद मांग लेगा, डेथ के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जो भी होगा वो मांग लेगा। ठीक, तो यही कह रहा है ये सेक्शन नंबर 37। According to section number 37, where any member of a firm has died or otherwise ceases to be partnership, या तो मर चुका या रिटायर हो चुका या जो भी केस है, धक्के मार के निकाल दिया, वो वाला केस भी आ जाता है उस केस में। एंड द सर्विंग ऑफ विल बी कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप फर्म। तो लेकिन बचे हुए पार्टनर अब भी वो ओल्ड फर्म चला रहे हैं। ओल्ड फर्म कब चला पाएंगे? जब एग्रीमेंट में लिखा होगा कि पार्टनर के मरने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा या पार्टनर के रिटायर होने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा लिखा है तो ओल्ड पार्टनर पार्टनरशिप फर्म चला पाएंगे। तो अगर ओल्ड पार्टनर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, ओल्ड ओल्ड फर्म ही चला रहे हैं उसके रिटायरमेंट के बाद, और अभी उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं करा, उसके फाइनल पैसे नहीं दिए, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो उस प्रॉफिट में भी, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में भी उसकी हिस्सेदारी आ जाती है।
कैरिंग ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन अ फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट बिटवीन देम। तो जो उनके बीच का फाइनल सेटलमेंट है, फाइनल पेमेंट नहीं हुआ। आप पढ़ते हो जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आपने अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ते हो, आप देखते हो कि पार्टनर के फाइनल सेटलमेंट होते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे भी आप देखते हो, जाते हुए पार्टनर को हम कैश देते हैं कि भाई तू जा रहा है ले अपने हिस्से का कैश लेके जा। अगर वो वाली फाइनल ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं हुई, वो फाइनल ट्रांजेक्शन अभी नहीं हुई और अब पार्टनरशिप फॉर्म आपकी अभी भी चल रही है, तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है तो वो अलग चीज होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो वो एंटाइटल रहेगा सारे के सारे प्रॉफिट के, जो भी उस दिन के बाद के प्रॉफिट रहेंगे। उस दिन के बाद भी अगर वो कोई प्रॉफिट कमा लेती है फर्म, तो उसके प्रॉफिट में भी उसकी हिस्सेदारी रहेगी, प्रॉफिट में तो रहेगी। और इंटरेस्ट भी मिलेगा उसके साथ में, कितना, एट द 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो जितनी प्रॉपर्टी उसकी अभी पेंडिंग है, मतलब जितनी एसेट अभी उसकी फर्म के पास लगी हुई है, जो फर्म उसका पेमेंट नहीं कर रही, एसेट कैसे आती है समझो, जब वो एडमिशन लिया होगा तो गुडविल लाया होगा, तो गुडविल ला के वो ये कहता है कि जो एसेट है उसमें मेरी हिस्सेदारी बन रही है, गुडविल से एसेट में उसकी हिस्सेदारी बनती है। तो उस केस में क्या होगा, तो उसकी हिस्सेदारी, उसने एडमिशन के टाइम पैसा दिया, अब वो रिटायरमेंट के टाइम अपना पैसा वापसी भी तो लेगा ना भाई। वो जो गुडविल का पैसा होता है या फिर उसके बाद जो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट वो करता है, उसका मतलब ये होता है कि ये पार्टनर आ रहा है तो इस पार्टनर की जो फर्म की एसेट है उसमें उसकी हिस्सेदारी है। अब वो अपने हिस्से का पैसा वापसी लेगा ना, अगर उसका पैसा वापसी नहीं दे रहे हैं आप, और उस केस में आप फर्म को चला रहे हो पुरानी वाली को, तो उस केस में जो प्रॉफिट होगा वो आपको प्रॉफिट भी बांटना पड़ेगा, साथ में जो एसेट का अमाउंट होगा उस पर 6% का ब्याज सालाना का आपको देना पड़ेगा, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा है, ठीक। Provided whereby the contract between the partner, an option is given to a surviving or continuing partner to purchase the interest of the deceased partner or outgoing partner, and the option is duly exercised, the estate of deceased partner or outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to future। समझो, एग्रीमेंट में लिखा था कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो बचे हुए पार्टनर चाहे तो उसके हिस्से का शेयर खरीद सकते हैं। अबे वो बताओ, डी हुआ रिटायर, डी के हिस्से का शेयर ए ने खरीद लिया, मतलब जो डी की शेयर होल्डिंग थी या डी की जो एसेट थी वो एसेट ए ने खरीद ली, और ए ने डी को पेमेंट कर दिया, फर्म ने पेमेंट नहीं करा, फर्म के किसी पार्टनर ने पेमेंट कर दिया और उसका हिस्सेदारी खरीद ली, तो क्या इस केस में प्रॉफिट देगा भाई? लॉजिकल चीज है, जिसके एसेट उसकी उसकी ऑब्लिगेशन, जिसकी एसेट उसके राइट उसके ऑब्लिगेशन। अब एसेट ए के नाम पे आ गए तो ए के राइट हो गए, ए के ऑब्लिगेशन हो गए, तो प्रॉफिट जो आएगा उसमें भी डी की हिस्सेदारी नहीं होगी, बल्कि डी की हिस्सेदारी के प्रॉफिट भी ए ही रखेगा, क्योंकि जिसके एसेट होती है उसी के राइट होते हैं, उसी के ऑब्लिगेशन होते हैं। तो अब डी के, क्योंकि उससे डी को एसेट मिलनी थी, लेकिन अपने डी ने अपनी एसेट ए को ही बेच दी। डी ने कहा कि मुझे फर्म पैसे नहीं दे रही ए, लेकिन तुम ले लो मेरी हिस्सेदारी, जो मेरे हिस्से का शेयर है वो तुम रख लिया करना, अब मुझे मेरे हिस्से के पैसे तुम दे दो। एक पास पैसे थे खूब, ए ने दे दिए, तो उस केस में अब डी के पास अधिकार नहीं रहेगा, अब ए के पास अधिकार रहेगा। लॉजिकल कॉमन सेंस है, इसमें लॉ में क्या लिखने की जरूरत थी, ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन आजकल कॉमन सेंस भी अनकॉमन होता है, वो बात अलग है। द टर्म डेयर टू द लाइबिलिटी ऑफ द अकाउंट अंडर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो यही एग्जांपल दिए हैं, आप पढ़ लेना, इनको कुछ नहीं है, हल्का एग्जांपल है, वही जो ऊपर हमने पढ़ा उसी के बारे में ही बताएगा क्या होता है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जनरली जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनर की डेथ होती है, उस डेट के बाद जब वो पब्लिक नोटिस दे देता है, उस डेट के बाद वो आउटसाइडर के लिए लायबल नहीं रहता, हम पढ़ चुके। अब क्योंकि वो आउटसाइडर के लिए लायबल नहीं रहता, तो वो क्या बोलते हैं, वो प्रॉफिट के लिए भी लायबल नहीं रहेगा, प्रॉफिट भी लेने के लिए भी उसका अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन उसका अधिकार प्रॉफिट लेने के लिए तब तक रहेगा जब तक उसका फाइनल सेटलमेंट फर्म नहीं करेगी चलती हुई बिजनेस के अंदर। अगर, लेकिन हाँ, अगर उसने अपना हिस्सेदारी किसी दूसरे पार्टनर को बेच दी, तो इसका मतलब उसने दूसरे पार्टनर से उतना पैसा ले लिया होगा जितने पैसा वो फर्म से लेता, तो उस केस में अब दूसरे पार्टनर के पास अधिकार है कि उसके हिस्से का प्रॉफिट वो रखे। तो उस केस में जो पार्टनर गया है उसके पास उस प्रॉफिट का, आने वाले प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। यही बेसिक था इस सेक्शन के अंदर। अब लास्ट सेक्शन पढ़ते हैं अपने यूनिट 2 का, सेक्शन नंबर 38। इसके बाद मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यूनिट 3 में वन शॉट में लाऊंगा, वन शॉट में ही लाऊंगा सारी यूनिट, मतलब कंपनीज एक्ट का वन शॉट आएगा, उसके बाद अपना वो अपना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का वन शॉट आएगा, पार्टनरशिप का वन शॉट आएगा, वन शॉट क्या, एक एक यूनिट का वन शॉट ले लूंगा, जैसे भी होगा वो अपना आप देख लूंगा मैं। उसके बाद एलएलपी का वन शॉट, सोगा का वन शॉट, ऐसे करके सारे वन शॉट में डाल रहा हूँ। अब कब तक, क्योंकि अब अपने क्या बोलते हैं जून वालों के एग्जाम आ रहे हैं, तो एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए अब रिवीजन वीडियो वन शॉट आएंगी, क्वेश्चन जो बचे हुए चैप्टर के क्वेश्चन बैंक होंगे, वे सब डिस्कशन होंगे। अब आपकी जो क्या बोलते हैं सितंबर वाली वीडियो है उन पर थोड़ा पॉज लगेगा, हमने 3-4 चैप्टर करा दिए, 3 चैप्टर करा दिए, इसके बाद के एक जो 2-3 चैप्टर और करा दूंगा, और 1-2 चैप्टर बचेगा तो वो अपने वन शॉट या फास्ट टैग भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको सितंबर से पहले करा के दे दूंगा, टेंशन ना लीजिए।
ठीक है, तो ये हमारा रेगुलर वे में आज लास्ट लेक्चर था। इसके बाद अभी वन शॉट चलेंगे, कब तक, जब तक जून वालों का ना हो जाए रिवीजन विद क्वेश्चन। ये लास्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन नंबर 38, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन दी फर्म। मानिए ये थी एक फर्म, ओल्ड फर्म थी, एक ये था मिस्टर ए और एक है क्रेडिटर कालू। गारंटी पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट अलग होते हैं, भाई पढ़े होंगे आपने, नहीं पढ़े तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए समझिए समझिए क्या बोलते हैं अपना। ठीक, ओल्ड फर्म हो गई, ये हो गया केटर। ये ए को चाहिए कुछ सामान, ए को अगले 6 महीने तक सब्जी चाहिए, ए को अगले 6 महीने तक सब्जी चाहिए, मतलब वेजिटेबल्स चाहिए। और इसने क्या करा, ओल्ड फर्म ने, ये ओल्ड फर्म ने इस केटर को देती गारंटी। ओल्ड फर्म ने इस सब्जी वाले से कहा, केटर से कहा कि आप अगले 6 महीने तक इसे सब्जी दिए, कितने भी अमाउंट की, अगले 6 महीने तक ये जितनी भी सब्जी खरीद देगा, अगर उसका पेमेंट ये नहीं करेगा तो इसका पेमेंट फर्म करेगी। ऐसा फर्म ने कहा, क्या जैस कालू से, कालू था सब्जी वाला हमारा इस केस में। तो कालू सब्जी वाले से फर्म ने कहा कि आप अगले 6 महीने तक इसे क्या बोलते हैं अपना, एक को सब्जियां आप दीजिए, जितनी सब्जियां मांगे उतनी सब्जियां दीजिए। अगर इसने पेमेंट नहीं करा तो 6 महीने तक के सारे पेमेंट के लिए मैं लाइबल रहूंगी, यानी कि फर्म लाइबल रहेगी। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब आप समझिए, सोचिए, इसमें 3 पार्टनर थे, इसमें थे पी क्यू आर, इसके पार्टनर थे पी क्यू आर। ठीक, इसके पार्टनर थे पी क्यू आर। इन्होंने कोई एग्रीमेंट में ये चीज नहीं लिखी थी कि किसी पार्टनर के रिटायरमेंट, डेथ या एडमिशन से पार्टनरशिप फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज लाइन उनकी डीड के अंदर नहीं लिखी हुई थी। इसका मतलब ये हो, मैं मान लूं, आप समझ चुके होंगे कि अगर इनमें से पी क्यू आर में से किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी की डेथ होती है, तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। आप मान चुके, पी गया मर, पी की हो गई डेथ, अब पार्टनरशिप होगी बंद। कब डेथ हुई, ये था 6 महीने की दिन लिया था। ये मानिए ये गारंटी स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से गारंटी स्टार्ट हुई थी। तो क्या बोलते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलेगी गारंटी, ये गारंटी चलेगी सितंबर तक। तो अप्रैल से सितंबर तक ये गारंटी चलेगी। लेकिन जो पी था, पी मर गया जून में, पी मर गया जून में, जून में हो गई पी की डेथ। तो अब बात है, ये पार्टनरशिप फर्म कब बंद होगी, जून में पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही पार्टनर मरेगा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी नहीं था, तो अब तो पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ेगी। तो जून में ही तो ये पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, तो नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी, मान लीजिए नई पार्टनरशिप फर्म बनी, ये बनी न्यू। ठीक, ठीक। अब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म ने एक सब्जी वाले को गारंटी दी थी कि मिस्टर ए जितनी भी सब्जियां खरीदेगा आने वाले 6 महीने में, यानी कि सितंबर तक, उतने के लिए ओल्ड वाली पार्टनरशिप फर्म लायबल रहेगी। अब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म का कोई ऐसा केस हो गया कि अब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा, तो आप बताइए क्या इस केस में नई वाली पार्टनरशिप फर्म भी कालू के लिए जिम्मेदार, इस कालू पे के लिए लायबल रहेगी, एक को वो जितनी सब्जियां देगा उतने पैसों के लिए। कब तक, जून के बाद, मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने के लिए, जुलाई अगस्त और सितंबर, मतलब 7th 8th और 9th, इन मंथ के लिए क्या नई वाली पार्टनरशिप फर्म कालू के लिए लायबल रहेगी, कालू को पैसे देने के लिए लायबल रहेगी, अगर इन्हें सब्जियों का पेमेंट नहीं करा तो नहीं रहेगी। वही कह रहा है ये वही कह रहा है कि अगर ओल्ड पार्टनरशिप फर्म ने किसी थर्ड पार्टी को कोई गारंटी ली है, या किसी थर्ड पार्टी ने ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में कोई गारंटी ली है, दोनों केस है, इसका उल्टा केस भी होगा तो भी, उस केस में पार्टनरशिप फर्म अगर चेंज हो गई है, मतलब रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, तो रिकंस्टिट्यूशन के बाद कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है, बीच में ही टूट जाती है। इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 38, अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिव्स गिवन टू अ फर्म, फर्म को किसी ने गारंटी दी है या फर्म ने किसी थर्ड पार्टी को गारंटी दी है। जैसे हमारे केस में फर्म ने थर्ड पार्टी को दी थी, कालू को गारंटी दी थी कि आप ये को सब्जी देते जाओ, अगले 6 महीने तक जो भी सब्जी का पेमेंट होगा वो मैं भुगतूंगी, मैं भरूंगी, ऐसा कहा था फर्म ने। उस केस में क्या होता है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर उस फर्म को बंद करना पड़ गया या उस फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ गया, तो जिस दिन पर रिकंस्टिट्यूशन करा है उस दिन की बाद की ट्रांजेक्शन के लिए रिवोक हो जाती है वो गारंटी, मतलब गारंटी खत्म हो जाती है। उस दिन की बाद की ट्रांजेक्शन के लिए नई वाली पार्टनरशिप फर्म नहीं रहती लायबल। यानी सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि अगर ओल्ड पार्टनरशिप फर्म ने कोई गारंटी ली है या दी है, उस केस में नई पार्टनरशिप फर्म उस गारंटी, ली गई गारंटी या दी गई गारंटी के लिए लायबल नहीं रहती। फाइनल वर्ड्स में कंक्लूजन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे अपने सजेशन देते रहें। अभी एक मुझे वाइट बोर्ड का भी सिलेक्शन वो आया है सजेशन कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे आओ, वाइट बोर्ड पे आओ, तो मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ, करता हूँ उसका कुछ ना कुछ। तब तक नहीं हो रहा तो जब तक मैं अपना इस पे ही करा रहा हूँ। ठीक। सेकेंडली,
सेकेंडली एक और चीज़ है कि अब हमारे रेगुलर नहीं होंगे जब तक मैं मैराथन ना करा दूँ जून वालों की। अब टेंशन लीजिए, सितंबर तक मैं आपके चैप्टर करा दूंगा मेनली, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो चैप्टर नहीं हुआ तो वो मैं उसके फास्ट टैग डाल दूंगा या उसके रिवीजन वगैरह ऐसा करा दूंगा कि आप उससे भी मैनेज कर पाएंगे, ठीक। या उसके क्वेश्चन डिस्कशन कर दूंगा, एक आध चैप्टर नहीं हुआ तो उसके क्वेश्चन डिस्कशन कर दूंगा मैं, ठीक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना और अपना ख्याल रखें, चैनल से कनेक्टेड रहें, क्योंकि वो रिवीजन तो आपको भी देखने हैं। आपके 3 चैप्टर हो गए तो अब ये 3 चैप्टर तो आपको भी रिवाइज करने पड़ेंगे, तो आपको भी वो रिवीजन देखने पड़ेंगे। और बाकी मैं मैथ के जो मैंने अभी क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक रिवीजन बेच लिया है, बाकी जो चैप्टर के बारे में मैं कुछ देखता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ। मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ करने का। तो आप कनेक्टेड रहें, अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करा करिए आप, क्योंकि अब मैं +2 भी मतलब 12th क्लास की BST भी करा रहा हूँ, तो उसके लिए भी आपने जो छोटे भाई बहन हैं आप उनको शेयर करें। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना और अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।